नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ की आज हम 204वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को हम पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे। अतिरिक्त तथ्यों के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है। देखिए, अशोक के हमें प्रमुख 14 शिलालेख मिले हैं। उसके किस शिलालेखों में क्या बात कही गई है वो कई बार पेपर में पूछा गया है। जैसे आपसे सवाल आता है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा करी गई है, तो उसके पहले शिलालेख में। दूसरा क्वेश्चन बनता है, अशोक के किस शिलालेखों में उसकी धार्मिक यात्रा का उल्लेख है, उसकी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, तो उसका उल्लेख मिलता है 7वें और 8वें शिलालेख में। इसी प्रकार सवाल आता है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख हमें मिलता है वो उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। ऐसा ही सवाल आपके पास बना है पेपर में कि धार्मिक समन्वय के बारे में यानी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में वो किस शिलालेख में कहता है। अशोक यह बात अपने 12वें शिलालेख में कहता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस शिलालेख में अशोक ने उस समय जितने भी संप्रदाय हैं उनके बीच सहिष्णुता का निवेदन वो करता है, उसके लिए वो लोगों को प्रेरित करता है। ठीक है, कि आपको अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म का भी यहां पर आदर करना चाहिए। तो वो बात किसमें कही गई है? 12वें शिलालेख में कही गई है। जो अशोक का 13वां शिलालेख है, जैसे मैंने आपको कहा, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसके अलावा इस शिलालेख में विदेशी राजा जो उस समय अशोक के पड़ोसी शासक हैं उनका भी उल्लेख मिलता है। इस शिलालेख में 13वें शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं का हमें उल्लेख मिलता है, के बारे में भी हमने कई बार बात करी है, जिसमें आपका एंटियोकस द्वितीय है जो सीरिया का शासक था, फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय है जो मिस्र का शासक था, एंटियोकस है जो मकदूनिया का था, मागस सीरीन का शासक और अलेक्जेंडर एपरिस का शासक। तो 5 विदेशी राजा का उल्लेख किसमें है? इसी शिलालेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? ऊपर हमने अशोक के बारे में बात करी। एक क्वेश्चन और यहां पर नोट कर लेना, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने करी थी? अशोक के शिलालेखों की खोज पादरी टी फैंतलर ने करी थी 1750 में। अशोक के जो शिलालेख हैं उनको पहली बार किसने पढ़ा था? उसका नाम भी पेपर में आया हुआ है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को 1837 में पढ़ा था। ठीक है, एक और छोटी सी बात यहां पर ध्यान रखना, अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं ज्यादातर। कुछ उसके खरोष्टी अरमाइक लिपि में भी हैं, लेकिन अधिकांश जो उसके लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। सवाल आता है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो भी आप जेम्स प्रिंसेप को बताएंगे, क्योंकि अशोक के शिलालेखों को उसी ने पढ़ा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। सवाल है, जो फतेहपुर सीकरी है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, 1571 से लेकर 1585 के दौरान ये मुगलों की राजधानी भी रहा, यूपी के अंदर पड़ता है। यहां पर कई सारी इमारतों का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। इनमें से किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है, यानी बौद्ध स्थापत्य कला की इस्तेमाल करके उसे बनाया गया है, उसकी तरह बनाया गया है? ये बनाया गया है पंचमहल को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पंचमहल जो है आपका वो फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने इसे बनाया है। पंचमहल को 5 मंजिला महल भी कहते हैं और यह बौद्ध स्थापत्य कला से प्रेरित है, यानी बौद्ध वास्तुशैली में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा जिसको कहा जाता है,
इसको कब पारित किया गया, यह सवाल आया है। इसे पारित किया गया था 2005 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगस्त 2005 में इसे पारित किया गया और सितंबर 2005 में इसे अधिनियमित किया गया। लागू इसे 2006 फरवरी से किया गया था। तो इन 2-3 बातों को, 2-3 वर्षों को आपने ध्यान रखना है। शुरुआत में इसका नाम नरेगा है, जैसा आप देख सकते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका नाम बाद में बदला गया और इसके साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया और यह मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी का नाम इसके साथ 2 अक्टूबर 2009 को जोड़ा गया था। ठीक है, आपके पास सवाल आएगा, इसे पूरे भारत में कब लागू किया गया। 2006 में जब इसे शुरू किया गया तो देश में जो 200 सबसे पिछड़े जिले थे उनमें शुरू किया गया। फिर 2007 के दौरान 130 जिलों में और इसे शुरू कर दिया गया। 2008 में अप्रैल माह से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। जो राष्ट्रपति है वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है। वह बात किस आर्टिकल में बताई गई है? यह बात आर्टिकल 57 में बताई गई है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति एक से ज्यादा बार भी निर्वाचित हो सकता है, यानी जितनी बार चाहे वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अमेरिका में है, वहां पर प्रतिबंध है, 2 बार से ज्यादा आप वहां के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। भारत में कितनी बार भी बन सकते हैं, वो बात इसी आर्टिकल में कही गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्द भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। तो इसमें से किस विदेशी यात्री ने यह विवरण दिया है कि जो दिल्ली का सुल्तान था उसकी प्रजा उसे लगातार अपशब्दों से भरे हुए पत्र लिखती थी और उस वजह से उसने क्या किया, राजधानी को अपनी परिवर्तित किया ताकि वो लोगों को दंडित कर सके। आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत में राजधानी परिवर्तित करने के लिए कौन फेमस है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद को किया था। बेसिकली उसका नाम देवगिरी था। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के देवगिरी को उसने अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, दौलताबाद कर दिया। किसने इसका यह विवरण दिया है कि उसने जो राजधानी बदली वो इस वजह से करी? ये बताया है इब्न बतूता ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो इब्न बतूता था ये अफ्रीकी देश मोरक्को से भारत में आया था। 1333 के अंदर ये यहां पर पहुंचा, भारत में आया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। तुगलक इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ जो ये इब्न बतूता था और इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। हालांकि इसके बाद तुगलक ने ही इसको कैद कर लिया था और जेल में डाल दिया था। बाद में इसको दोबारा से रिहा किया गया, राजकीय सेवा में वापस लिया गया और 1342 में अपना दूत बनाकर तुगलक ने इसे चाइना भी भेजा था, जहां ये 1347 तक रहा। ये कहानी है इब्न बतूता की। इसी ने यह विवरण दिया अपना, जो इसका यात्रा वृतांत है रेहला के नाम से। यात्रा वृतांत रेहला किसका है? वो इसी का है। ठीक है, इब्न बतूता का। इसे कुछ जगहों पर रेहला और कुछ जगहों पर इस प्रकार रेहला भी लिखा गया है। किस भाषा में यह लिखी गई है पुस्तक? अरबी भाषा में। और इसी में यह सारी बात बताई गई है कि जो राजधानी बदली गई वो इस वजह से बदली गई। हालांकि इसके पीछे का जो आधिकारिक कारण माना जाता है, जो ज्यादा माना जाता है, कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो दक्षिण भारत में भी अच्छा खासा फैल चुका था। अब क्योंकि दिल्ली जो था वो उत्तर भारत में स्थित था, तो उसे एक ऐसी राजधानी चाहिए थी जहां से वो उत्तर और दक्षिण दोनों को कंट्रोल कर सके। इसलिए वो भारत के मध्य में आया, महाराष्ट्र के दौलताबाद को उसने राजधानी बनाया। जो योजना उसकी थी पूरी तरह असफल रही। काफी ज्यादा लोग इस यात्रा के दौरान जो ये राजधानी परिवर्तित करी गई मारे गए थे। ठीक है, इब्न बतूता को लेकर एक बात और याद रखना, ये जो मैंने आपको कुछ बातें बताई कि ये दिल्ली में आया, इसको जेल में डाला गया था, बाद में इसको रिहा किया गया था, आपको ऐसे क्वेश्चन कथन वाले में बन सकते हैं। क्योंकि जो पॉपुलर व्यक्ति हैं जिनको लेकर सवाल पहले भी बने हैं, उन्हीं में से कुछ नए फैक्ट, उन्हीं से जुड़े हुए फैक्ट आपसे पूछ लेता है। जैसे रॉबर्ट क्लाइव की आत्महत्या वाला फैक्ट पूछा गया था। इब्न बतूता को लेकर एक चीज और याद करना,
ये भारत के जो समुद्री पड़ोसी देश हैं जैसे मालदीव है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, ये वहां पर भी गया। मालदीव में भी ये 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा था। इसको भी ध्यान रखना, मालदीव में भी ये 18 महीनों तक काजी रहा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच में अंतर कितना है। इस प्रकार के सवाल भी पेपर में आने लगे हैं। ये भी एक प्रीवियस ईयर का सवाल है। इस सीरीज से आपको यही आइडिया होता है कि किस किस तरह के या किस किस नए पैटर्न में सवाल अब आपसे बनने लगे हैं। अभी तक पुरुष साक्षरता पूछी जाती थी तो आप कहते थे पुरुष साक्षरता है जो भारत की 82.4% है, 14% है। ठीक है, महिला साक्षरता पूछी जाती थी तो महिला साक्षरता में आप कहते थे 65.46%। अब आपको ये दोनों पता होंगे तो ही आप बता पाएंगे इनका डिफरेंस। इसमें से इसको घटा देना है तो 14 में से 6 गया आपका 8 बचा, 10 में से 4 गया आपका 6 यहां पर बचा, और इसके बाद इधर 11 में से 5 यहां पर 6 और 1। तो इन दोनों का अंतर आपसे पूछा गया है। इन दोनों का अंतर ये रहा 16.68%। तो इस तरह के सवाल भी बनने लगे हैं कि केवल महिला या केवल पुरुष साक्षरता नहीं, उनका अंतर पूछ लिया गया। ठीक है, इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को भी पूछा जा सकता है। ग्रामीण जनसंख्या जो भारत की रही है 2011 में वो 68.8 रही, और शहरी जनसंख्या जो रही वो 31.2 रही। इनके अंतर को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इनका अंतर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 37.6। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल है जो राज्य को यह बताता है कि लोगों के कल्याण के लिए उसे सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। यह बात कहता है आर्टिकल 38। जो आर्टिकल अनुच्छेद 38 है हमारा, वो कहता है जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना यह राज्य का कर्तव्य है और उसे ऐसा करना होगा। इसके लिए क्या क्या करना होगा, तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए, आय की असमानता को दूर करे और नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वो यहां पर दे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है। तो किस तटीय क्षेत्र में भारत में जो मानसून वाला क्षेत्र है हमारा, मानसून वाला जो मौसम होता है उस दौरान वर्षा कम होती है, लेकिन जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं यानी उत्तर पूर्वी मानसून है जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, मानसून की वापसी कहते हैं, उससे बारिश होती है। हमने जब ज्योग्राफी को कवर किया था तो भारत में मानसून को देखा था। जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसकी वजह से दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है हमारा, वहां पर शीतकालीन वर्षा होती है। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो आपका है ये कौन से तटीय इलाके में पड़ता है भारत के, ये आता है पूर्वी तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। इधर वाला हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया आपका पूर्वी तट। तमिलनाडु आपका इधर ही पड़ता है। तो पूर्वी तटीय इलाकों पर उड़ीसा से लेकर के पूरे नीचे तमिलनाडु तक आपका ये पूर्वी तट पड़ता है। यहीं पर शीतकालीन वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के कारण, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है। तो भारत की नेशनल डांस अकादमी, राष्ट्रीय नृत्य अकादमी इनमें से कौन सी है। सही आंसर होगा संगीत नाटक अकादमी। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में संगीत, नृत्य और नाटक इनको बढ़ावा देने के लिए हमारी जो नेशनल अकेडमी है वो यही वाली है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, डांस के लिए, संगीत के लिए या नाटक के लिए यानी ड्रामा के लिए नेशनल जो अकादमी है वो कौन सी है, यही वाली है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 में से स्थापित किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है। तो संसदीय कार्यवाही की विधि इनमें से कौन सा नहीं है। संसद के अंदर शून्यकाल होता है। शून्यकाल कब होता है इसके बारे में हमने बात करी थी संविधान वाली सीरीज में।
जब भी संसद का कोई सत्र शुरू होता है, कोई सत्र की शुरुआत होती है, बैठक शुरू होती है, संसद की कार्यवाही शुरू होती है, जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है। संसद की कार्यवाही आमतौर पर 11 बजे से शुरू होती है, तो 11 से लेकर के 12 बजे तक का जो समय है वो प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद का जो 1 घंटा होता है 12 से 1 बजे तक का, उसे ही कहा जाता है शून्यकाल, यानी 0 हावर। ठीक है, तो ये तो होता है हमारी संसद की कार्यविधि में। इसके बारे में संविधान वाली क्लास में हमने डिटेल में जाना था। आधे घंटे की चर्चा भी होती है, 2 घंटे की लघु चर्चा भी संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। जो शून्यकाल होता है उसमें सदस्य जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उनको उठा सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर बहस की आवश्यकता है उन पर छोटी छोटी बहसें की जा सकती है, जिसमें आधे घंटे की चर्चा और 2 घंटे की लघु चर्चा का भी प्रावधान है। पूरे दिन की चर्चा का ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संसदीय प्रक्रिया में नहीं आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे महान चोल शासकों में से एक राजराज प्रथम ने 985 ईस्वी से कब तक शासन किया था? तो चोल राजाओं के बारे में हमने कई बार बात करी है, इनके पूरे इतिहास को हमने डिटेल में जाना था जब हमने दिल्ली सल्तनत से पहले के जो राजवंश हैं उनके बारे में जाना। चोल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? उसका नाम था विजयालय। ठीक है, 850 ईस्वी में यह चोल वंश की स्थापना करता है, 877 ईस्वी तक यह शासन करता है। चोल स्वतंत्र शासक बनने से पहले किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, इन्हीं चोलों में एक राजा हुए जिनका नाम था परांतक प्रथम। परांतक प्रथम जो थे वो 907 ईस्वी से लेकर 953 ईस्वी तक चोल वंश में राजा रहे। इसी परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट वंश के एक राजा हुए कृष्ण तृतीय, उन्होंने पराजित कर दिया था तकोलम के युद्ध में। सवाल आता है तकोलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ? राष्ट्रकूटों और चोल के बीच में, जिसमें राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को हरा दिया। परांतक प्रथम 953 तक रहा। 953 से लेकर के 985 तक चोलों का अवनति काल माना जाता है। 985 में राजा बना राजराज प्रथम, इसीलिए इसका वर्ष इंपॉर्टेंट है कि राजा कब तक रहा, क्योंकि सवाल आता है चोल शक्ति का पुनः जीर्णोद्धार किसके शासनकाल में हुआ? तो इसी राजराज प्रथम के, जो 985 में गद्दी पर बैठा। 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक ये चोलों का राजा रहा था, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसके काल को चोल राजाओं का सबसे महान काल माना जाता है। ठीक है, इसी राजराज प्रथम ने जो चोलों के विरुद्ध त्रिसंगठन बनाया गया था, पांड्य राजाओं ने, चेर राजाओं ने और सिंहल राजाओं ने, उस त्रिसंगठन को हराने का काम भी इसी राजा ने किया था। ठीक है, एक सवाल आया था पेपर में कि भूमि की पैमाइश कराने वाला और पैमाइश के आधार पर टैक्स निर्धारित करने वाला पहला चोल राजा कौन है? वो भी ये था। तो एक महत्वपूर्ण राजा है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने पूरा यहां पर जाना। ठीक है, इसी राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसे राजराजेश्वर मंदिर या राजराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए का गठन किस देश में किया गया था? जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है इसका गठन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में सिंगापुर में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसके बारे में भी हमने कई बार बात करी है, आजाद हिंद फौज के नाम से भी इसे जाना जाता था। 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने इसका गठन किया था। बाद में रासबिहारी बोस ने इसका पुनर्गठन किया और 1943 में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, ये तो है इंडियन नेशनल आर्मी। अगर सवाल आए सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जो अस्थायी सरकार बनाई थी भारत की, वो किस देश में बनाई? वो भी सिंगापुर में बनाई थी, और उस सरकार का जो हेडक्वार्टर था वो रंगून में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस रूप में किया है? तो डीपीएसपी के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? डीपीएसपी को उन्होंने क्या चीज कही? डीपीएसपी को उन्होंने कहा संविधान की एक नवीन विशेषता। सवाल आएगा डीपीएसपी को संविधान की एक नवीन विशेषता किसने कहा? तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है? देखिए, मन्नार की खाड़ी को लेकर बहुत बार पेपर में सवाल बना है।
मन्नार की खाड़ी आप जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, लेकिन अब उसने इसी आसान क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड यहां पर बना दिया। एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछ ली गई है। यह है हमारा प्रायद्वीपीय भारत और यहां पर पड़ता है हमारा श्रीलंका। इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी कहां है? मन्नार की खाड़ी भारत के इधर हमारा ये दक्षिण हो गया और इधर हमारा पूर्व हो गया। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व में और श्रीलंका के पश्चिम, और इधर है हमारा श्रीलंका का उत्तर। तो श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में और हमारे दक्षिण पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर यहां पे हो जाएगा। भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के बीच में है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? पूर्वी घाट में इनमें से कौन सी पहाड़ी आती है, यह आपने बताना है। ज्योग्राफी वाली सीरीज में हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में डिटेल में बात करी थी। जो पूर्वी घाट है हमारा, इसमें कई सारी पहाड़ियां हैं जिनका क्रम पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। उसके क्रम को भी हमने देखा था। सबसे उत्तर में है पूर्वी घाट में जो पहाड़ियां हैं, सबसे उत्तर में नल्ला मलाई की पहाड़ी, फिर वेलिकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी, नगारी पहाड़ी, जावेद पहाड़ी, शेवराय पहाड़ी, पंचमलाई और शिरुमलाई। तो आप देखेंगे शेवराय पहाड़ी आपको वहां पर दिखा, ये पूर्वी जो घाट है हमारा उसी का एक पार्ट है। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था? तो ब्रिटिश संसद में कब भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया गया, जिसके माध्यम से भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना करी गई थी 1862 के अंदर। अगले वर्ष में यह हुआ था 1861 में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? तो चोल राजवंश का प्रतीक आपको पूछा गया है, यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। चोल राजवंश का जो प्रतीक है वो एक कूदता हुआ टाइगर है, एक छलांग लगाता हुआ टाइगर आपको देखने को मिलेगा, वो चोलों का ही प्रतीक चिन्ह था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाघ। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल आता है, 2 मछलियां ये किस राजवंश का प्रतीक चिन्ह था? 2 मछलियां जो पांड्य राजवंश था इसका चिन्ह था। ठीक है, धनुष बाण वो किसका था? जो चेर राजवंश था उनका था। तो चेरों का धनुष बाण, पांड्यों की 2 मछली और चोलों का कूदता हुआ या छलांग लगाता हुआ टाइगर। नेक्स्ट है, एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? इकोनॉमिक्स वाली क्लास में हमने डिटेल में जाना था कि जो नेट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो निवल अवधारणाएं हैं, उनको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यानी जीडीपी में से आप एनडीपी कैसे निकालोगे और जीएनपी में से आप एनएनपी कैसे निकालोगे, इसको हमने देखा था। तो जीडीपी में से आपको मूल्यह्रास हटाना होगा, हमें मिल जाएगा एनडीपी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनडीपी होता क्या है? एनडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था की वह जीडीपी होती है जिसमें से 1 वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य कटौती को यानी मूल्यह्रास को हटाकर प्राप्त किया जाता है। तो मूल्यह्रास हम जीडीपी में से घटा देंगे, हमें एनडीपी मिल जाएगा। इसी प्रकार मूल्यह्रास हम जीएनपी में से हटा देंगे तो हमें एनएनपी मिल जाएगा। एनएनपी यानी हमारी जो वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा करी गई थी? जो समता सैनिक दल है इसकी स्थापना 1927 में होती है। मार्च 1927 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह दल बनाया गया था। जो समता सैनिक दल है, समानता के लिए उन्होंने यह संगठन बनाया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पे होगा। नेक्स्ट है, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? देखिए, ज्वार भाटा के बारे में भी हमने पिछली क्लासेस में कई बार देखा है। समुद्र में जो अल्पकालिक छोटे समय के लिए उतार चढ़ाव आता है, लहरें ऊपर उठती हैं नीचे बैठती हैं, उसी को ज्वार भाटा कहते हैं। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे बैठने को भाटा कहा जाता है। समुद्र में जो ये ज्वार भाटा आते हैं किसकी वजह से आते हैं? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। ठीक है, आपको पूछा है लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? तो जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो हमें लघु ज्वार भाटा देखने को मिलता है। ठीक है,
और जब ये एक सीध में होते हैं तब हमें उच्च ज्वार भाटा देखने को मिलता है। तो जब समकोण पर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? लघु ज्वार भाटा। इसको आपने ध्यान रखना है, यह भी पेपर में बना हुआ था। जैसे मैंने आपको कहा, ज्वार भाटा के दो प्रमुख स्रोत हैं या दो प्रमुख कारण हैं, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। इसके अलावा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी इसके लिए एक जिम्मेदार कारक होता है। माना जाता है कि पृथ्वी पर दिन में 2 बार ज्वार आते हैं, एक बार चांद के आकर्षण बल के कारण, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा मैंने कहा, नॉर्मली तौर पर दिन में 2 बार आते हैं ज्वार, लेकिन जो इंग्लैंड का साउथहैम्पटन है वहां पर दिन में 4 बार हमें ज्वार भाटा देखने को मिलते हैं। इसको भी ध्यान रखना। एक ऐसा ही क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया था कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहां आता है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा में फंडी की खाड़ी में आता है। यह क्वेश्चन भी पेपर में आया था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर कवर किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको देखा, पूरी कोशिश करी चीजों को लिंक करके यहां पर आपस में जोड़कर इनको पढ़ने की, ताकि आपको सभी चीजें, सभी फैक्ट, सभी कॉन्सेप्ट यहीं पर आपके क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।